देखो इसको हम इधर एम्फैटिक प्रोनाउन है और इधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। कारण कि इन दोनों को एक साथ समझेंगे हम लोग, ठीक। पहले में आपने डाल दिया है तो समझ जाएंगे एम्फैटिक प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या डाला, आरपी मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले इनके बीच में कॉमन बात क्या है उसको समझ लेते हैं। कॉमन बात ये समझें, क्या प्रोनाउन पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हो, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के पजेसिव केस में पजेसिव केस में क्या लगाते हैं हम, सेल्फ या सेल्वस। दूसरी बात, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में यही बात याद रखनी है आपको। सेल्फ या, अब सेल्फ या सेल्वस का लगाते हैं तो मालूम होगा सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो सेल्वस लगाएंगे, ठीक है। ये कॉमन बात है दोनों के लिए। जैसे फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस क्या होता है, आई का माई और वी का, ठीक है, और यू का। अब थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस चलेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, और इट का क्या होता है ऑब्जेक्ट, इट ही होता है। और दे का टेम। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, सेल्फ। क्या जोड़ा, ये प्लूरल है तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेल्फ जोड़ा, योर सेल्फ। इसमें भी जोड़ा हमने हिम सेल्फ। ये क्या हो गया, हर सेल्फ। ये क्या हो गया, इट सेल्फ। और ये है प्लूरल। तो एक, अभी आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप बोलेंगे कि ये एम्फैटिक भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। क्योंकि हम ये तब तक नहीं तय कर पाते कि इन दोनों में से कौन है जब तक कि इनको सेंटेंस में नहीं लिखा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जब ये सेंटेंस में लिखे जाएंगे तब हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा एम्फैटिक होगा और कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा। तो सबसे पहले तो हम पहचानना सीखेंगे, है ना। कब हम ये पहचानेंगे कि कब एम्फैटिक होगा और कब रिफ्लेक्सिव होगा, और दोनों के काम के बारे में जानेंगे कि आखिर इन दोनों प्रोनाउंस के काम क्या होते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, कर लीजिए। हो गया। अब देखिए फिर से हमने इसको डिवाइड किया, मतलब एक तरफ हम बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन की और एक तरफ बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन सबसे पहले समझेंगे कि इसका प्रयोग किस जगह पर होता है।
तो लिखेंगे सब्जेक्ट के ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। तब इसका जो हम यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद। दूसरी बात, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो हिंदी मीनिंग आप समझेंगे। हिंदी मीनिंग होता है इसका स्वयं या खुद। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल भी याद दिए रहते हैं। जैसे हमने कहा कि आई माई सेल्फ कैन डू इट। अब यहां आप देख सकते हैं क्या, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के ठीक बाद ये आया, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद किसका प्रयोग करते हैं, ईपी का। ईपी मीन्स एम्फैटिक प्रोनाउन का। अब कोई पूछेगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बता देंगे कि एम्फैटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव कैसे पहचानेंगे, तो इसमें एक बात ये समझेंगे कि मेन वर्ब, बाद में मेन वर्ब, और वो भी क्या होगी, मेन वर्ब कैसी वर्ब होगी, वो ट्रांजिटिव होगी। क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये ठीक बात, मतलब मेन वर्ब और वो भी ट्रांजिटिव होगी, और उसके ठीक बाद क्या करते हैं हम इसका, ठीक है। दूसरी बात, हिंदी मीनिंग में क्या अंतर होता है एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव के बीच में। जो रिफ्लेक्सिव का मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है स्वयं को या खुद को। वहां निकला था स्वयं या खुद, ठीक है। यहां क्या निकला, स्वयं को या खुद को। पहचान जाएंगे। एक एग्जांपल इसका भी ले लीजिए। जैसे हमने कहा I enjoyed myself at the party। अब यहां आप एक बात समझ सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में वो भी ट्रांसिटिव वर्ब है, और यहां ये माई सेल्फ, तो मेन वर्ब के ठीक बाद आया ना, तो ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया ये, ठीक है। बाकी एट द पार्टी वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसका आंसर मिलता है कहां से, कहां एंजॉय किया, स्वयं को, पार्टी में किया। ठीक, तो पहले तो पहचानना सीखे हम लोग कि एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे। अब दूसरी बात आती है, एम्फैटिक प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, समझ रहे ना। केवल एम्फैटिक प्रोनाउन को पहचानना आना चाहिए और उसका प्रयोग करना आना चाहिए। कब प्रयोग करते हैं, तो बताया था हमने, इसका नाम जैसा कि है जोर सूचक, तो जोर किसमें डालता है, सब्जेक्ट में, कि मैं खुद, तुम खुद, वह खुद, वह स्वयं, समझ रहे ना। तो वो अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार आया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमको थोड़ा सा कायदे से समझने की जरूरत है। ठीक, नोट कर लिया इसको आपने, बढ़े आगे, डिलीट करते हैं इसको, कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, इस यहां से क्वेश्चन आता रहता है अक्सर, है ना। बैंक एग्जाम में और एसएस वगैरह में भी, एसएससी सारे एग्जाम्स में कई कई बार पूछा गया है। हो गया, चलेगा इतना। अब देखिए फिर से हम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके पहले हमने बताया कि हमने दोनों को पहचानना सीखा, ठीक है। अब आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों बना, हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, कभी सुना है आपने ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है बेटा, ये
के साथ में, मतलब कुल मिलाकर के एक ऐसी वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट हो। डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है कि वर्ब विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। अब कभी कभी हमने सुना है कि लोग सुना क्या है, देखा भी है बच्चों के साथ में कि वो ट्रांसिटिव वर्ब पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको यही ना मालूम हो कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, है ना। तला लिखा कुछ और है, उसको या एडवर्ब लिखा है उसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, इस बात को भी समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है आपको, तो हमने बहुत पहले आपको कई बार बताया है कि ये 3 शब्द याद रखें। क्या 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 किसे, किसी क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। दूसरी बात ये, कभी कभी ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग ऐसे भी करते हैं कि वर्ब तो ट्रांसिटिव होती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब वो ऑब्जेक्ट लेती है कि नहीं लेती। जैसे समझिएगा, मैं बोल रहा हूं, लिखेंगे नहीं यहाँ पे। जैसे हमने कहा आई प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूं, ठीक है। अब हमने आपसे पूछा कि बताओ भाई क्या प्ले ट्रांसिटिव है कि नहीं, कहां ऑब्जेक्ट आया है। आई प्ले, यू प्ले, भी ले लो, जवाब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर हमने सेकंड सेंटेंस बोला आई प्ले फुटबॉल, तो यहां फुटबॉल आया ऑब्जेक्ट। तो प्ले पहले वाले में भी था, प्ले इसमें भी है, तो क्या वो प्ले ट्रांसिटिव हो जाएगी? नहीं, ट्रांसिटिव वो पहले भी थी, ट्रांसिटिव बाद में भी थी। अंतर क्या हुआ कि पहले वाले में उसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया जानबूझ करके, और दूसरे वाले में उसने ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन वर्ब ट्रांसिटिव ही है, ठीक है ना। उसको इंट्रांसिटिव नहीं बोलेंगे। इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट ले ही ना। जैसे उदाहरण के तौर पे गो, जाना, कि कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ले ही नहीं सकता, तो ये परमानेंट इनबॉर्न इंट्रांसिटिव है। समझ रहे ना बात हमारी। तो ऐसे जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए हम कोशिश करिए पहचानने की, और पेपर में उसी स्टाइल का ही क्वेश्चन आता है। एक एग्जांपल दिया हमने, 2 एग्जांपल यहां लिख रहे हैं। एक में लिखा हमने आई एंजॉयड एट द पार्टी, और दूसरा सेंटेंस लिखा आई एंजॉयड द पार्टी। अभी हमने आपको बता दिया कि ये जो वर्ब है ये ट्रांसिटिव है, और ये भी वर्ब ट्रांसिटिव है, ठीक। अब यहां नीचे वाले सेंटेंस में हमने आपसे पूछा, क्या कहा, ये बताइए इसकी। आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी एंजॉय की। हमने पूछा क्या एंजॉय की, जवाब में मिला ना। फिर क्या हो गया बेटा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब इसका काम पूरा हो गया। अब ऊपर वाले पे आइए, क्या कहा उसने, आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया। कहां किया, पार्टी में किया। क्या किया ये नहीं बताया। माने हम यहां लिख दें, क्या लिख दें, अभी माने ले रहे हैं, ठीक है ना, बाकी हम ढूंढने नहीं जाएंगे। हमने क्या लिख दिया कि आई एंजॉयड कॉफी एट द पार्टी। अब ये कॉफी क्या हो गया, मैंने क्या एंजॉय किया पार्टी में, कॉफी। तो अब ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहां ऑब्जेक्ट है नहीं है, यही तो ग्रामेटिकली ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। आपको पढ़ने में भले सही लग रहा हो, लेकिन ग्रामेटिकली ये क्या है, इनकरेक्ट। अब पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अभी आ गया तो आपको यहाँ एरर देना पड़ेगा, कहां पे, इन्वाइट के बाद पे क्या देना पड़ेगा, आप बोलेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब आई है और वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है कौन, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, और हम उससे उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। अब हमने पूछा कि आई का भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो आपने क्या बोला,
अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपको माई सेल्फ लिखना होगा इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि हम इसको ढूंढने नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम ढूंढ सकते हैं आसानी से। भाई वहां हमें क्या मालूम पार्टी में क्या खाया, है ना। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात ये समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम तब करते हैं जब ट्रांसिटिव वर्ब आई हो और ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तब सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। समझ गए ना। एक और लें, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। वो मायने नहीं रखता, उसको आप केवल इतना ध्यान रखिए अपनी पोजीशन, कोई भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए आप, ही में होगा तो क्या लगाएंगे, ये कौन सी बात होती है। जैसे हमने कहा देखो कि एक सेंटेंस ये दिया हमने, अब ये ट्रांसिटिव वर्ब है जो हम बोल रहे हैं अभी, है कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला कि उसने भाई इंट्रोडक्शन दिया, और किसको दिया, डीएम को, है ना। क्या दिया, कोई उसने परिचय कराया या परिचय दिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ही के अकॉर्डिंग क्या देना पड़ेगा, तब ये सही हो। ऐसे बहुत सारी ट्रांसिटिव वर्ब है, हालांकि पहचानना सीखना होगा, लेकिन फिर भी कुछ 10-12 ट्रांसिटिव वर्ब हम बोले दे रहे हैं, उन ट्रांसिटिव वर्ब से ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता रहता है, ठीक। तो वो लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। पहला तो यही लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, प्रेजेंट, लिखिएगा absent, लिखिएगा satisfy, फिर लिखिएगा ले, फिर लिखिएगा ची, हर्ट, prostrate, confine, sacrifice, vote, ये सब के सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इन्हीं में से आ जाता है क्या, क्वेश्चन। देखिए हाँ, एक ये भी लिख लीजिएगा जो अभी इसके पहले का एग्जांपल दिया था, कौन सा, पॉइंट बढ़ा लीजिए। ये कुछ मेन ट्रांजिटिव वर्ब हैं, फिर बाकी जब एक्सरसाइज कराएंगे तो इसकी और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया, क्यों क्या जरूरत होती है इसकी, या कब जरूरत पड़ती है, जब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आई हो और ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को ये पूरा करता है, कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से उसका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेंगे और बताएंगे कि यहाँ इसको लगना चाहिए। और जब तक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देंगे, सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बना रहेगा, ठीक है। सबने लिख दिया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा बचा, बस देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे बात समझिएगा।
इसमें केवल दो की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, बाकी रिलेटिव प्रोनाउन में हमने व्हाट, हु, विच की बात करी थी ना, हु और हुम की बात करी थी, उसमें कर चुके हैं। तो फिर इंट्रोगेटिव मत पढ़ो फिर, मतलब हमने वही बोला था कि हु का मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन, हु का मतलब कौन तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बाकी कुछ नहीं। हु और हुम से क्वेश्चन आता है तो इसको यहाँ से रहने देते हैं। और कौन सा बचा, सब हो गए। तो फिर प्रोनाउन को यहाँ से क्या करते हैं, आइए चलते हैं थोड़े से रूट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। अब आज की क्लास पढ़ाने का रूट वर्ड का परिचय कराने से पहले जो लोग नए लोग हों, जो लोग ना जानते हो रूट वर्ड को, पहले हम उनकी बात करें। देखिए होता क्या है कि एफिक्सेस होते हैं, ये होते हैं कितने प्रकार की। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है इनफिक्स, और तीसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ आता है, इन द बिगिनिंग ऑफ रूट वर्ड, रूट वर्ड की शुरुआत। जैसे एक ले लीजिए या इम, या ले लीजिए ए, या ले लीजिए एन, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। जैसे इम से बना इम्पॉसिबल, ठीक है, आ से बना अपैथी, एन से बना अनार्की, ठीक है। क्या एग्जांपल इसकी जरूरत है। इनफिक्स होता है, इनफिक्स क्या होता है कि इनफिक्स बीच में आता है। चल लिख लो, एग्जांपल भी लिख लो। जैसे इम्पॉसिबल, यहाँ ये जो है ये क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो। जैसे आपने बोला कि एक वर्ड दिया आपको अपैथी, जहाँ ए लग गया मतलब जहां पर पैथी ना हो वो अपैथी। बाकी इसके मीनिंग की बात बाद में करेंगे। जैसे एक वर्ड दे दिया हमने अनार्की, में क्या प्रीफिक्स लगा, एन, और आर्की रूट वर्ड। इनफिक्स का एक एग्जांपल देते हैं, ये बीच में कैसे आता है। जैसे कभी कभी सुना होगा आपने मदर्स, यहाँ ये जो है ये चीज, इसको इनफिक्स कहते हैं। तब मदर को मदर्स बनाना, वो भी बीच में आना, वो क्या हो गया। सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं, इसमें लिख लेना इन द क्या एंडिंग ऑफ रूट वर्ड, मतलब ये रूट वर्ड के लास्ट में आते हैं। जैसे दिया हमने ए एल, जैसे दे दिया हमने ओ यू एस, समझ रहे हैं ना। अब ये एल का जैसे बना दिया हमने नेशन लिया एक वर्ड, और क्या हो गया नेशनल, समझ रहे हैं। जैसे मैरिटल, मैरिटल सुना है ना, वैवाहिक। ओयूएस जैसे हुआ, एक वर्ड था रूट वर्ड डेंजर हमारे पास में, और हमने क्या बना दिया डेंजरस। तो यहाँ ये जो ओयूएस है और ये जो एल है ये क्या है, ये सफिक्स, ठीक। अब रूट वर्ड क्या होते हैं, हम जहां जहां रूट वर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ क्यों चर्चा करी हमने रूट वर्ड की, उसका एक कारण है। क्या कारण है, तमाम ऐसे शब्द हैं जो दूसरी अन्य भाषाओं से आए, तो कोई फ्रेंच से आ गया, कोई लैटिन से आ गया, समझ रहे हैं। तो अब वहां से वर्ड आए तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको धारा गया, क्या जोड़ करके, कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स लगा करके, और एक इंग्लिश का एक वर्ड तैयार कर दिया। तो देखते हैं कुछ वर्ड्स और समझते हैं उनको, ठीक है। तो एफिक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, प्रीफिक्स,
इनफिक्स और सफिक्स। नोट कर लिया? अब देखो जैसे एक वर्ड लिया हमने, सुना है कभी इसके बारे में? ये रूट वर्ड नहीं सुना? नहीं सुना ना? इसका जो मतलब होता है, इस वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है चेंज या अदर। इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है चेंज, चेंज का मतलब परिवर्तन या बदलना, और दूसरा होता है अदर, दूसरा। और दोनों ही मीनिंग पे इसके वर्ड्स बनते हैं। जैसे पहला वर्ड अल्ट्रुइस्ट, अल्टरनेट सुना है? अल्टरेशन, अल्टरकेशन, अल्टर ईगो, फॉरेन वर्ड में भी आता है अल्टर। अब अल्ट्रुइस्ट को, अब यहां देखिएगा कि अल्ट्रुइस्ट में सफिक्स क्या लगा? ये सफिक्स है आईएसटी। क्या है ये? आईएसटी। अब आईएसटी केवल एक बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे और एक ही बार समझ जाएंगे, क्योंकि आईएसटी लगा करके बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं। तो आईएसटी का मतलब क्या होता है? आप पढ़ेंगे एक ऐसा व्यक्ति, अब ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जैसे बना आर्टिस्ट, है ना भाई? अ पर्सन हु नोज आर्ट, तो जानता हो आर्ट को, वही आर्टिस्ट है। ड्रामेटिस्ट, तो ड्रामा करता हो या ड्रामा लिखता हो, ठीक है ना? पेसिमिस्ट, जो डार्क साइड की तरफ देखता हो वो पेसिमिस्ट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट, सब में ऐसी लगा है, ठीक है? जो आशा की तरफ देखता हो, ब्राइट साइड की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट, वन हू नोज साइंस, वो साइंटिस्ट हो गया। तो क्या है? ये सब व्यक्ति हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच में, अब जब भी किसी वर्ड में कि लास्ट में आईएसटी लगा हो, तो आप जान जाना कि ये वर्ड क्या है? नाउन है। कितने भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगता है वो वर्ड नाउन होता है। और नाउन के रूप में क्या होता है? व्यक्ति। अब वो व्यक्ति या पुरुष या महिला हो सकता है, लेकिन होगा वो व्यक्ति, ठीक है? तो अब यहाँ अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट को बोलते हैं हिंदी में परोपकारी। क्या बोलते हैं? परोपकारी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का हित चाहता हो, दूसरे का, आएगा दूसरा, दूसरे का, भाई पर उपकार सुना है ना? पर माने दूसरे का उपकार करने वाला। तो यहां क्या हो जाएगा? लिख लेना आप लोग, वन हु इज इंटरेस्टेड in the welfare of others। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के कल्याण में रुचि लेता है या जो इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, दूसरों का कल्याण चाहता है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। जैसे हमने कहा मदर टेरेसा वॉज एन अल्ट्रुइस्ट। मदर टेरेसा क्या थी? अल्ट्रुइस्ट थी, दूसरे का कल्याण करती थी। बहुत बार एग्जाम में आया, वन वर्ड में भी आया है, सिनोनिम में भी आया है, ठीक है? इसको याद कर लेना अच्छे से। फिर आता है अल्टरनेट। अब अल्टरनेट का जो मतलब होता है वो होता है टू इज वन। क्या होता है? एक को छोड़ करके। अल्टरनेट क्लासेस होती हैं आपकी, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन, समझ रहे ना? तो अल्टरनेट हो गया कि एक को स्किप कर रहे हैं, दूसरा, वो हो गया अल्टरनेट। अब अल्टरेशन क्या होता है? कभी सुना है? लोग बोल देते हैं मेरा दिमाग क्या हो गया? अल्टर हो गया। अल्टर मतलब चेंज हो गया, समझ रहे ना? तो जो अल्टरेशन का मतलब चेंज होता है, परिवर्तन।
अब वो वहां क्या मतलब होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं वो क्या होता है वहां पे। अगला वर्ड क्या है? अल्टरकेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना। इसका मतलब जो होता है वो होता है वर्बल डिस्प्यूट, शाब्दिक झगड़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं? बोले हमारी उसकी बोलचाल बंद है, मतलब वैसी फाइटिंग नहीं हुई है लेकिन बोलते नहीं एक दूसरे से। बोलते हैं क्या? अल्टरकेशन चल रहा है, मौखिक झगड़ा चल रहा है, शब्दों का झगड़ा चल रहा है। कुछ आपने कहा, कुछ उसने कहा, तो क्या हो गया? वर्बल डिस्प्यूट। तो क्या बोलते हैं? अल्टरकेशन, ठीक है। फिर आता है अल्टर ईगो। ये फॉरेन वर्ड्स में भैया कई बार पूछा गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अल्टर ईगो का जो मतलब होता है, जैसे किसी से बोला आपने टू आर माई अल्टर ईगो, का मतलब हो जाता है कि आप हमारे बहुत इंटीमेट फ्रेंड हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। अच्छा, इसका अगर वर्ड मीनिंग देख लीजिए एक बार। अल्टर का मतलब होता है दूसरा, और ईगो का जो मतलब होता है, ईगो का मतलब होता है आई या माई सेल्फ, मैं या स्वयं। इसका मीनिंग होता है ईगो का। तो दूसरा मेरे ही जैसा हो। भैया कौन होता है? दोस्ती किससे होती है? तो आपके जैसा हो। ये बात समझ रहे ना? तो कुल मिलाकर के इसका जो मतलब है आप यहां पे लिख सकते हो, फास्ट फ्रेंड या इंटीमेट फ्रेंड, ठीक है। इंटीमेट या बॉसम फ्रेंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉसम फ्रेंड, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा मित्र हो, वो आपका क्या हो सकता है? अल्टर ईगो हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये किससे वर्ड से? अल्टर से बनने वाले सारे वर्ड्स, ठीक है।